दोस्तों नमस्कार। हरियाणा बीजेपी की आंखों का तारा है और कश्मीर बीजेपी की आंखों में चुभता हुआ तारा है। कल्पना के परे है कि 370 को लेकर कश्मीर के जिन हालातों को सुधारने का जिक्र बीजेपी करती चली गई, उस कश्मीर में बीजेपी को कदम वहां के लोगों ने रखने ही नहीं दिया। यानी किसी भी एक सीट पर बीजेपी अपनी पहुंच और पकड़ बना ले, ऐसी स्थिति इस चुनाव परिणाम में आई ही नहीं। समूची पहुंच और पकड़ जम्मू तक बीजेपी की सिमट गई। जो दिल्ली से कश्मीर को साधना चाह रही थी, चुनावी परिणामों ने दिखला दिया कि दरअसल उनकी एंट्री कश्मीर में नहीं है, घाटी में नहीं है। और दूसरी तरफ हरियाणा आंखों के तारे के तौर पर चमकती हुई एक ऐसी स्थिति है जो गुजरात मॉडल की दिशा में बढ़ चुकी है। लगातार तीसरी बार जीत। यह जीत दरअसल एक नए मॉडल की तरफ इंगित करती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि किस स्थिति में हरियाणा के वोटरों ने अपने वोट डाले। सवाल तो यह है कि कांग्रेस के पक्ष में अगर वोट नहीं पड़े तो क्या यह वाकई ऐसी स्थिति संभव है जिस राज्य के किसानों को लेकर, उनके आंदोलन को लेकर बीजेपी की सत्ता कुचलने पर निकल पड़ी, वह भी वोट बीजेपी को दे रहा है। जिन लड़कियों का खुली सड़क पर जिस तरीके से अपमान हुआ, अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाए हुए खिलाड़ियों को लेकर जो सवाल हरियाणा के भीतर बेटियों के संग रेंगने लगे, उनके वोट भी बीजेपी के हक में चले जाएं। बेरोजगारी के आलम में हरियाणा अव्वल नंबर पर रहा। एक वक्त तो सीएमआई के डाटा ने जब बतलाया कि हरियाणा में बेरोजगारी दर 45% तक पहुंच गई है, तो उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम सीएमआई पर केस कर देंगे। ये गलत आंकड़े हैं। लेकिन आज भी आंकड़ों के लिहाज से परिस्थितियां बतलाती है कि हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया है कि जिस स्थिति में 10 बरस की सत्ता के दौर में जनता के साथ मुश्किल हालात जो पैदा होते चले जाएं, उसके बाद वो जब वोट डाले तो ज्यादा बड़ी तादाद में वोट डाल दे? क्योंकि इस बार लगभग 40% वोट बीजेपी को मिले हैं। लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग 3.5% ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। उसी बीजेपी को मिले हैं जिस बीजेपी के सामने जो सवाल लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे, उन सवालों से हटकर 5 सीट बीजेपी ने कम कर ली अपनी। उनकी सीटों पर कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन विधानसभा आते आते यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और 8 अक्टूबर को, यानी 4 महीने से कम के वक्त के दौर में सारी परिस्थितियां इस रूप में बदल सकती है। इस आंख के तारे और आंख के चुभने वाले तारे का आज विश्लेषण सुन लिया जाए, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जो बतलाती है कि इस देश में लोकतंत्र का मतलब तो जनता को साथ लेकर चलना होता है। और जनता को साथ अगर लेकर नहीं चल रहे हैं तो ऐसे में चुनाव के वक्त जनता आपको मिटा देगी, मटिया मेट कर देगी। और कश्मीर में यही हुआ। यह कल्पना इसलिए बड़ी हो चली है क्योंकि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इसका एहसास नहीं हुआ कि इतनी बड़ी जीत उसकी झोली में जनता डालने को तैयार है। कश्मीर के भीतर 47 सीटें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती हैं। जम्मू के भीतर 43 सीटें हैं। बीजेपी ने 29 सीट जीती है। बाकी उसके हिस्से में नहीं आई। यानी जम्मू पूरा है नहीं, कश्मीर में एंट्री है नहीं। और जो फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर लिए गए, उस आश्रय जो जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर हुए, उन हालातों के बीच क्या जम्मू कश्मीर ने एक सीख दे डाली? और शायद यही वजह से इतने बड़े बहुमत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अब झोली नहीं फैला रही है, अपने दामन के आश्रय यह बताने की कोशिश कर रही है कि अब बीते 10 वर्षों में जो कश्मीर, जो जम्मू यानी जम्मू कश्मीर जो डिरेल हुआ, हमारा काम उसको पटरी पर लाना है। फारूक अब्दुल्ला के ये बोल और बेटे उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने की दिशा में बढ़ते हुए कदम, तो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री से मिल लीजिए। और जिस फारूक अब्दुल्ला को धारा 370 लाते वक्त नजरबंद कर दिया गया था, पार्लियामेंट में सवाल जवाब हो रहे थे और उस वक्त
मीडिया उनके घर पर मौजूद थी और वो बता रहे थे कि मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं, इस बार जनता ने उनकी झोली भर डाली। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हों और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। जो फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एनसी काफी है, कितना आज अपनी मेहनत पर आप खरे उतरे, जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई हैं कि हम पूरा उतरे। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 23.5% यानी 23.5% और कांग्रेस को तकरीबन 12% वोट मिले, यानी दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 36% वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिला जुलाकर मिले हैं। बीजेपी की पूरी पहुंच पकड़ सिर्फ जम्मू के इलाके में रही, जहां पर 43 सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि कश्मीर के भीतर उन्होंने पहल नहीं की, पहल की, लेकिन जनता ने पूरे तरीके से नकार दिया। और जम्मू के भीतर या कहें पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 25.5% यानी 25.5% वोट बीजेपी को मिले। पीडीपी जो एक वक्त बीजेपी के साथ खड़ी थी, उसको सिर्फ 8.89% यानी तकरीबन 9% वोट पीडीपी को मिले, लेकिन उसे सिर्फ 3 सीटें मिली। यानी राजनीतिक तौर पर पीडीपी की इतनी बुरी हार कभी नहीं हुई और राजनीतिक तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई। राजनीतिक तौर पर जम्मू के भीतर बीजेपी अपनी जीत के साथ ही खड़ी है, क्योंकि उसने 29 सीटें अगर जीती तो इसके पिछले चुनाव में उसने 25 सीटें जीती थी। उस समय परिसीमन नहीं था 10 बरस पहले, और ये 25 सीटों के आकलन को अगर आप समझें परिसीमन के बाद और विधानसभा की संख्या जो बढ़ाई गई, जो 36 सीटें थी वो बढ़कर 43 हो गई, उस लिहाज से कम 31 सीट 31 सीट बीजेपी को जीतनी चाहिए थी। यानी बीजेपी 2019 के आंकड़े को भी छू नहीं पाई। अगर आप उस दौर के विधानसभा की सीट और इस दौर के विधानसभा सीट को एक समकक्ष रख देते हैं तब तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो राजनीतिक प्रयोग किए या फिर राजनीतिक तौर पर अपनी दखल को बढ़ाने का जो पूरा का पूरा व्यूह रचना की, बीजेपी वहां फेल हो गई। लेकिन इस फेल होने की परिस्थिति में लद्दाख का क्या होगा कोई नहीं पूछ पाया। करगिल की दिशा क्या होगी उस दिशा में नजर किसी की गई नहीं, क्योंकि वो लद्दाख के रीजन के साथ जुड़ गया। और इस परिस्थिति में पहली बार यह भी सवाल उठा कि अब वाकई दिल्ली की सत्ता जो मन चाहे जिस भी राज्य को चाहे वो निर्णय ले सकती है, क्योंकि स्टेट हुड यानी राज्य वो पूर्ण रूप से नहीं है, यह छीन लिया गया और अभी वो केंद्र शासित राज्य है। वहां पर दिल्ली के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर, राज्यपाल के तौर पर मनोज सिन्हा की मौजूदगी है, जो एक राजनीतिक नियुक्ति है, क्योंकि मनोज सिन्हा की अपनी भी राजनीतिक अतीत की परिस्थितियां बतलाती हैं। अगर योगी आदित्यनाथ ना होते तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, उनको बनाने की तो तैयारी कर ली गई थी। यानी खुले तौर पर बीजेपी की राजनीति को साधने के लिए मनोज सिन्हा की कश्मीर में मौजूदगी है बतौर राज्यपाल। तो इस चुनाव ने 2 संदेश बहुत साफ तौर पर दे दिए। पहला संदेश तो यही है कि दिल्ली के इशारों पर जम्मू कश्मीर को नचाना छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के निर्णय वहीं के लोगों को लेने चाहिए, और वहीं के लोग निर्णय कैसे लेंगे इसके लिए आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देना होगा। और लेकिन पहली बार जो पूरे चुनावी प्रक्रिया के भीतर फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे थे कि हम तो स्टेट हुड की मांग कर रहे हैं, 370 पर खामोशी बरते हुए थे, आज वो कहने से नहीं चूके कि नहीं 5 अगस्त हमें याद है। उस तारीख को जनता ने स्वीकारा नहीं है।
तो आंखों में चुभता हुआ दिल्ली के तारे के तौर पर कश्मीर की मौजूदगी और वहां के चुनाव परिणामों ने जतला दिया। लेकिन ठीक उलट इसके दूसरी तरफ हरियाणा के भीतर पहली बार एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग सामने आया जिसने जातीय समीकरणों के भीतर के तमाम समीकरणों को तोड़ डाला। इस नई परिस्थिति की दिशा में हम बढ़े उससे पहले दो जानकारी जम्मू कश्मीर के बारे में आपको होनी चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी ने एक सीट जीती डोडा की। उसको वोट हालांकि लगभग 1.25% मिले हैं, लेकिन उसने यह सीट जीती है। और उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो बड़े इलाके टेररिस्ट से प्रभावित इलाके माने जाते रहे, उसमें लंगेट का इलाका है, शोपियां का इलाका है। यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते। इंद्रावल में भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता। और इसके बाद कई दूसरी जगह पर जो बानी का इलाका है, चांबा का इलाका है, वहां पर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं। पीडीपी की मौजूदगी जो नजर आई वो 3 जगहों पर है, त्राल, पुलवामा और कुपवाड़ा में। यानी उसकी सिमटने की स्थिति उन इलाकों में जाकर केंद्रित हो गई जहां एक वक्त आतंकवाद से प्रभावित इलाकों के घरों में जाकर महबूबा मुफ्ती उनके आंसुओं को पोंछती थी। उन आंसुओं के जवाब अब भी महबूबा के साथ खड़ा यह मैसेज जम्मू कश्मीर से निकलकर आता है। लेकिन दोबारा लौटिए आंखों के तारे के तौर पर मौजूद हरियाणा के भीतर एक ऐसे राजनीतिक प्रयोग की दिशा में बीजेपी बढ़ी जहां उसने पहली बार जाट लैंड में भी सेंध लगा दी। यह कल्पना के परे था, क्योंकि जाटों के नेता और जाटों की अपनी राजनीतिक पहचान तो यही कहती रही है कि हम उसी नेता के साथ रहेंगे जो लीडर होगा, यानी राज्य का मुख्यमंत्री होगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह पहचान बनाई और पूरा जाट वोट बैंक एक झटके में कांग्रेस के साथ आकर खड़ा हो गया। लेकिन आज सेंध वहां भी लग गई। यह सेंध लगने की परिस्थितियों ने किन किन इलाकों में किस किस तरीके से बीजेपी को जीत दिला दी, अगर उसको आप और बारीकी से समझना चाहते हैं तो शुरुआत दलित वोट बैंक के आश्रय को समझ लीजिए। दलित वोट बैंक इसलिए बड़ा मायने है क्योंकि बार बार कहा गया कुमारी शैलजा का रूठना दलितों के वोट बैंक को बिखराते हुए चला गया। पूरे राज्य में तो नहीं, लेकिन 17 सीट जो वहां सुरक्षित सीटें हैं शेड्यूल कास्ट की, उसका एक आकलन समझ लीजिए। पिछली बार इन 17 सीटों में कांग्रेस को 7 सीट मिली थी, बीजेपी को 5 सीट मिली थी, जेजेपी को 4 सीट मिली थी, इंडिपेंडेंट को 1 सीट मिली थी। इस बार इंडिपेंडेंट गायब। वो इंडिपेंडेंट हालांकि कांग्रेस में शामिल हो गया और कांग्रेस से जीत गया, यह एक अलग मसला है। जेजेपी के 4 लोग थे, उन चारों सीट को जेजेपी ने इस बार गंवा दिया। यह अलग मसला है कि जेजेपी के 2-3 लोग जीत गए जो बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हुए। यानी दलितों के पूरी सुरक्षित सीटों पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने का था। जो कांग्रेस ने सीट गंवा दी वो इसराना और खारखौंदा की सीट है, जो सुरक्षित सीट थी, उसको बीजेपी ने जीत लिया। इसकी एवज में कांग्रेस ने जो 4 सीट जीती उसमें रतिया, जहां बीजेपी पिछली बार जीती थी, इस बार कांग्रेस जीत गई। इसके अलावे 3 सीट उकलाना, शाहबाद और गुहाला जो जेजेपी ने जीती थी, उसको इस बार कांग्रेस ने जीत लिया। यानी कांग्रेस 7 से 9 पर पहुंच गई। 7 में 2 सीट हारती है, लेकिन 4 सीट उससे हटकर जीतती है, जिसमें 1 बीजेपी की और 3 जेजेपी की। यह अलग मसला है कि शाहबाद में जेजेपी के ही उम्मीदवार जो पिछली बार जीते थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो कांग्रेस ने टिकट दे दिया, वह जीत गए। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की परिस्थिति को परखें तो उसने भी 8 सीटें प्राप्त कर ली। यानी उसने 2 सीटें गंवाई जरूर और वो 3 पर आई जरूर, लेकिन बाकी 5 नई सीटें जीत गई। यह मैसेज क्या है? पहला मैसेज यह बहुत साफ है कि दलितों के भीतर वोटों का खुले तौर पर 50-50% में बंटने की स्थिति में इस शामिल शरीक इस रूप में नया परिणाम चुनाव आ गया। और दूसरी परिस्थिति यह है कि अगर दलित वोट एक साथ किसी पक्ष में चला जाए तो हरियाणा के भीतर उसकी सत्ता बनेगी ही, यह तय है। लेकिन हरियाणा के भीतर अगर जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक और सरदारों के वोट बैंक के आश्रय और दलितों के 50% वोट बैंक के आश्रय कांग्रेस जीत सोच रही थी तो शायद वो मुश्किल था। लेकिन अगला सवाल फिर वहीं आता है, उन इलाकों में भी बीजेपी कैसे घुस गई? और यहीं से असल सवाल कांग्रेस के भीतर शुरू हो गया। और कांग्रेस ने कहा कि दरअसल दीवारों पे जो लिखी हुई इबारत थी कि कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि यह कैसे संभव है जिस राज्य में कमोवेश हर समुदाय के सामने मुश्किल हालात रहे हों, वह समुदाय विशेष ही
अपने वोट को ज्यादा बड़ी तादाद में देता चला जाए, बीजेपी को देता चला जाए और खुले तौर पर इसको आज ईवीएम का खेल बताने से कांग्रेस चूकी नहीं और उसने इस पूरे रिजल्ट को कैसे नकार दिया, सुनिए जरा। तंत्र एक अलग चीज होती है, तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं, कई बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है उसके हिसाब से भी है, लेकिन नहीं आओ वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है, तंत्रों का दुरुइस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है और लोगों की जो भावना थी और सबने ये महसूस किया कि जमीनी हकीकत बदलाव के पक्ष में था, परिवर्तन के पक्ष में था और आज वो परिणाम जो आया है उसको नहीं दर्शाता। कांग्रेस इस परिणामों को नहीं मानती है और हरियाणा के भीतर का सच यह है कि कमोवेश हर क्षेत्र में जिसकी अपनी एक पहचान है, बीजेपी ने पिछली बार की तुलना में वहां ज्यादा लाभ उठाया है। जीटी रोड जो सबसे कमजोर माना जा रहा था, वहां की 23 सीटें, उस इलाके में आने वाले 6 जिले पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और अंबाला, पिछली बार 12 सीटें जीती थी, इस बार 14 सीट बीजेपी ने जीत ली। बंगर बेल्ट जहां की 9 सीटें थी, पिछली बार 3 सीट जीती थी, यहां की 5 सीटें जीत ली। यह जिंद और कैथल का इलाका है, पंजाब से लगा हुआ इलाका है। देशवाल बेल्ट जिसको जाट बेल्ट के तौर पर कहते हैं, यहां पर 14 सीटें, पिछली बार सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी, यहां पर सेंध बीजेपी ने लगा दी। यह रोहतक, झज्जर और सोनीपत का इलाका है, यहां पर 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली। बांगड़ इलाका जो कि राजस्थान और पंजाब से मिलता है, 21 सीटें हैं। यह हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी का इलाका है, पिछली बार 8 सीटें जीती थी, इस बार 10 सीटें जीत ली। अहिरवाल का इलाका, यहां पर तो प्रभावी गुज्जर है, गैर जाट वोट बैंक है, इसीलिए 11 में से 8 सीट पिछली बार जीती थी, इस बार 9 सीट जीत ली। यह रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम का इलाका है। सिर्फ एक साउथ हरियाणा में उसकी सीट कम हुई, पिछली बार 7 सीट जीती थी, 9 में से इस बार 6 जीत पाई। यह पलवल और फरीदाबाद का इलाका है जो यूपी से सटा हुआ है। और मेवात में चूंकि मुस्लिम बहुसंख्यक है, 3 सीटें, पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी, इस बार भी कांग्रेस जीती, लेकिन 9 जाट बहुल सीटों पर बीजेपी ने सेंध लगाई। यह देशावर और बांगड़ का इलाका है और यह मैसेज देने के लिए काफी था कि जिस जीटी रोड को लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही थी, और यह फैक्ट है कि उसने पुराने दौर में 5 सीटें गंवा दी, यानी पिछली बार जो 12 सीट जीती थी, इस बार 5 सीटें गंवा दी। लेकिन अगला सवाल है, 7 नई सीटें जीत ली जिसमें कांग्रेस जीती थी। यह मैसेज क्या है? यह मैसेज ईवीएम की दिशा में जाता है, जनता की दिशा में जाता है, मुश्किल हालातों के बीच भी लोकतंत्र की जय जयकार करता है, या लोकतंत्र पर सवाल उठाता है? ये सारे सवाल जरूर मौजूद हैं, क्योंकि इन सब के बीच जो वोटिंग का पूरा पैटर्न था वो बताने के लिए काफी है कि बड़ों बड़ों को जमीन सुंघा दिया जनता ने ही। अभय चौटाला हार गए, 15,000 वोट से हार गए। और जरा कल्पना कीजिए, लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ सत्ता संभालने वाले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उन्हें सिर्फ 7,920 वोट मिले, जमानत जब्त हो गई। 70 सीटों पर लड़ रहे थे, 80% से ज्यादा की जमानत जब्त हो गई इस पार्टी की जो सत्ता में रहा, यानी जनता ने इसे भी समझा। डबवाली में हालांकि आदित्य देवीलाल जीत गए, लेकिन सिर्फ 610 वोट से। रानिया से अर्जुन चौटाला जीत गए 4,191 वोट से। INLD यहां पर जीती है। यह मैसेज है कि लंबे वक्त से चली आ रही राजनीति इस दौर में हांफने लगी है। यह मैसेज इस दौर का है कि नई राजनीतिक दिशा आपको पकड़नी होगी, और नई राजनीतिक दिशा हरियाणा के भीतर कौन, कैसे, किस रूप में पकड़ेगा, यह सवाल इस चुनाव परिणामों ने कहीं ज्यादा और चौंका दिया। क्योंकि 10 बरस की सत्ता के बाद हरियाणा की उपलब्धियों के तौर पर अगर आप गुरुग्राम और फरीदाबाद, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, जहां की जमीनें करोड़ों अरबों रुपए के आसरे राजनीति खेल करती है, जहां पर दुकानों की मौजूदगी अपने वक्त में एक वक्त पैसा उगलती थी, वो तमाम परिस्थितियां इस दौर में कैसे राजनीतिक चार दीवारी के भीतर जाकर राजनीतिक फंडिंग के आसरे बैठी हुई है, यह कोई छुपा हुआ सच नहीं है, सब कुछ खुला सच है।
इसीलिए यह सवाल है कि क्या वाकई एक नए मॉडल के तौर पर हरियाणा उभर कर आ गया, जो गुजरात मॉडल से आगे का मॉडल है, आधुनिक भारत की दिशा में बढ़ता हुआ मॉडल है। और उस मॉडल को लेकर इस देश की डेमोक्रेसी के जरिए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए चुनाव आयोग के ही दरवाजे पर कांग्रेस यह कहकर पहुंची कि जनाब ईवीएम की मशीन जिसकी बैटरी कमजोर हो गई तो आप बदलने ले गए, और जब बदल कर आए तो उस दौर में हमारा पूरा चुनाव परिणाम बदल गया और यह 3 जिलों में हो गया। तो क्या आपने ईवीएम मशीन ही बदल डाली क्या? यह सवाल कांग्रेस का है। और इस सवालों के अक्स तले हो सकता है आपके जहन में 2009 से बार बार ईवीएम को लेकर सवाल हो। पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में यह बात उठी थी, लेकिन असल सवाल तो सिर्फ 3 है। पहला सवाल, इस देश में 5 बरस तक आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन चुनाव परिणाम ही बतलाते हैं कि आपने बीते 5 बरस में कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आपको चुनावी जीत मिल गई तो वो सारे धत्कर्म जो थे वह एक पुण्य काम में तब्दील हो जाते हैं। यह पहला सच इस देश का है। दूसरा सच, चुनावी जीत के ऐलान के बाद जब इलेक्शन कमीशन कर देता है तो उसके बाद कुछ भी सवाल आप उठाएंगे, उस सवाल को उठाने के लिए आप इस देश के भीतर उसी इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं। इस देश के भीतर जनता के साथ जुड़कर कोई आंदोलन खड़ा कर पाने की स्थिति में, जिससे इस देश में लोकतांत्रिक पिलर्स बचे रहें, यह सोच नहीं आ पाई। उसी का खामियाजा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कश्मीर पर किए गए फैसलों से राफ्ता कश्मीर के लोग नहीं रखते हैं, जो दिल्ली फैसला ले रहा था, और जो कांग्रेस ईवीएम का सवाल उठा रही है उससे जनता राफ्ता नहीं रखती है, क्योंकि उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाकर आंदोलन की शक्ल में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के तौर तरीकों पर आप सोचते ही नहीं है। यानी दूसरा सवाल तो उस सरोकार का है जो कट चुका है सत्ता में आने के बाद और सत्ता बरकरार रखने के लिए। और तीसरा सवाल, इस देश में कौन से परीक्षण के आश्रय यह माना जाए कि लोकतंत्र बचा हुआ है। यह सवाल अब इसलिए कहीं ज्यादा बड़ा है क्योंकि इस देश में अब अगले महीने महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं, झारखंड के चुनाव होने हैं, 2 महीने के बाद दिल्ली के चुनाव होने हैं, साल भर के भीतर ही बिहार के चुनाव होने हैं। इस चुनावी प्रक्रिया के डामाडोल की परिस्थिति में यह जनता के सामने सिर्फ चुनाव है, और उस चुनाव के आश्रय लोकतंत्र का आसरा है, और उस लोकतंत्र के आश्रय के सहारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए 3 पिलर हैं। उन 3 पिलर की मौजूदगी और चौथे पिलर की निगरानी अगर सभी एक दिशा में एक तरीके से चलने लग जाए तो क्या आपको इंतजार होगा महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे और उसका चुनाव परिणाम क्या होगा? यह बताना पड़ेगा क्या? यह भी बताना पड़ेगा कि झारखंड में भी क्या होगा। वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, फिर निकाल दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, लेकिन निकाला ऐसे गया कि वह सचिवालय ना जा सके, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ना बैठ सके, तो उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर तलवार लटक रही है, आज नहीं कल उन्हें जेल ना जाना पड़ जाए। इन परिस्थितियों के भीतर इस देश में जो जो असंवैधानिक कार्य सुप्रीम कोर्ट की नजर में हुए वह जेल नहीं गए, वो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है। राजनीतिक परिस्थितियों में इस पर चर्चा कल की जाएगी, जब जिक्र महाराष्ट्र का होगा और इस देश के भीतर के मुद्दों के आश्रय लोकतंत्र को टटोलने का होगा। लेकिन आज आपके सामने है कश्मीर आंखों में छुपता हुआ तारा है और हरियाणा आंखों का तारा है। बहुत बहुत शुक्रिया।